हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य सरल अध्ययन माला से एमए इतिहास में 4th सेमेस्टर से पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग, जो कि एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी अभी तक हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी थर्ड यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश में लोक कला की परंपरा, लोक नृत्य के प्रकार, लोक संगीत, हस्तशिल्प कला, वस्त्र कला, जिसमें हम बाघ, चंदेरी और महेश्वरी को पढ़ेंगे। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको फ्रेंड्स पांचों यूनिट की लिंक चाहिए है एक साथ, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अपने एग्जाम की डेट बता दीजिए। हम पांचों यूनिट आपको वीडियो के रूप में लिंक कर देंगे। और यदि आपको PDF चाहिए है फ्रेंड्स, तो ये जो QR कोड आपको दिख रहा है, इस पर 99 का पेमेंट करना है और 9826091601 पर मैसेज कर दीजिएगा। इस QR कोड पर 99 का पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट है, उसको लेकर आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हम आपके लिए PDF सेंड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट, इसका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की लोक कला की परंपरा का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की लोक कलाकारों की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश के विभिन्न कलाकारों के विकास पर एक निबंध लिखिए। लोक कलाकार और लोक कला। मध्य प्रदेश में लोक कला की परंपरा। मध्य प्रदेश की ग्रामीण एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र एवं निर्जन वन प्रांत क्षेत्रों में लोक कला खूब विकसित हुई है। यहाँ की समस्त कलाओं का उद्गम लोक जीवन ही है। प्राकृतिक रंगों से पत्थरों पर उकेरे गए चित्र, खेती करते हुए, गाड़ी चलाते हुए या मिट्टी ढोते हुए उनके लयात्मक स्वर प्रतीक एवं मृतकों से बसा उनका कल्पना शहर और अनेक अनूठों में निशान हमारी चित्रकला, संगीत, भाषा आदि का रूप है। जनजाति के लोगों के जीवन की ही कला एवं कला ही जीवन है। उनका जीवन ही कला है और कला ही जीवन है। इसलिए जीवन की समग्र उनके दुख सुख, उत्सव, पर्व, कामकाज सभी कलाओं में जीवांत है। मध्य प्रदेश में अनेक हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुओं का कलात्मक ढंग से विभिन्न प्रकार की मनमोहक शैली में निर्माण किया जाता है। उज्जैन, महेश्वर, चंदेरी, ग्वालियर लोक कलाओं के केंद्र के रूप में उभरे हैं। छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, मालवा, महाकौशल, पश्चिमी और पूर्वी निमाड़ आदि विभिन्न क्षेत्रों में और सरगुजा, बस्तर, अंबिकापुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी आदि के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में लोक कलाएं अपने विविध एवं विशिष्ट रूप में फली और फूली हैं। मध्य प्रदेश में लोकगीत। लोकगीत, मध्य प्रदेश में लोकगीतों के अनेक रूप मिलते हैं। इसमें पडवानी, चंदेरी, चंदेनी, तेजाजी की कथा, ढोला मारू के गुणगान आदि, निर्गुणी भजन, संध्या गीत, आला, मृत्यु गीत आदि गाए जाते हैं। गीत प्रायः नृत्य एवं नाट्यों के साथ गाए जाते हैं, इसलिए अलग से इनकी चर्चा ना करते हुए इन्हें नृत्य और नाट्य में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ मात्र इन्हीं गीतों को गिनाया जाता है जो कि स्वतंत्र रूप से गिनाए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हमारे कुछ गीत। पहले आते हैं पंडवानी। यह छत्तीसगढ़ी के लोक रूप के अंतर्गत आता है। इसमें पांडवों की कथा कही जाती है। गायक दैहिक अभिनय भी करता है। गीत संगीत की अद्भुत समग्रता इसमें होती है। झाड़ूराम देवगन और तेजनबाई पंडवानी के कलाकारों में विश्व
विख्यात नाम है। नेक्स्ट आते हैं चंदेनी। चंदेनी यह छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय रूप है। इसे राउत जाति के द्वारा गाया जाता है। लोरिया चांदा की प्रेम कथाएं इसमें गाई जाती है। लोरिया और चांदा की प्रेम कथाएं इसमें गाई जाती हैं। निर्गुरी भजन भी छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। इसमें नाथपंथी और कबीर के भजन गाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं तेजाजी की कथा। इस कथा में निमाड़ और मालवा की लोक गायकी का सौंदर्य समाया हुआ है। इसमें साहस और सत्यनिष्ठा, वीरता आदि के प्रतीक के रूप में गाया जाता है। नायक की उपयुक्त मतलब प्रस्तुत किया जाता है। निमाड़ में मृत्यु गीतों का भी प्रचलन है जो कि अत्यंत करुण होता है। नेक्स्ट आता है ढोला मारू की कथा। यह कथा मुख्य रूप से राजस्थान से आई है। मध्य प्रदेश में यहाँ मालवा, निमाड़, छत्तीसगढ़ और बुंदेलखंड में गाई जाती है। सांझा गीत कुंवारी कन्या मालवा में गाती हैं जिनमें कोमल मधुर भावनाएं समाई होती हैं। निमाड़ में इन्हीं को सांझी रूप प्रचलित है। सांची रूप प्रचलित है निमाड़ में। नेक्स्ट आते हैं आला। यह प्रमुख रूप से उत्तर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। इसमें वीरता के स्वर गूंजते हैं। यहाँ ईश्वरी कवि की फागें भी जनजीवन में घुल मिल गई हैं जो लगभग समूचे ग्राम अंचल में गाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। ग्रामीण एवं आदिवासी लोक जीवन में नृत्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ जीवन के सब रंग रूप, ऋतुओं और पर्व के नृत्य हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में अनेक प्रकार हैं। इसमें गौर नृत्य, करिया नृत्य, भगोरिया नृत्य, गणगौर आदि प्रमुख नृत्य हैं। गौर नृत्य बस्तर के माड़िया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा है? गौड़ है, बस्तर जाति के माड़िया जनजाति के नृत्य हैं। इसमें युवक युवती जात्रा नामक वार्षिक पर्व पर गौर नामक जंगली पशु के कोड़ियों से सजे हुए सींग सिर पर पहनकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य अच्छी फसल की कामना के लिए किया जाता है। वेरियल एल्विन के अनुसार अपनी रचना एवं कोमलता और कलात्मक सौवर्ण के कारण यह सभी जनजाति नृत्य में श्रेष्ठ होती हैं। बस्तर की मुड़िया जनजाति के ककसार और मंदारी, गेड़ी, माओपोटा नामक नृत्य भी प्रचलित है। तो यहाँ पर बस्तर की जो मुड़िया जनजाति होती है वह ककसार, मांदरी, गेड़ी और माओपोटा नृत्य भी करती है। इसमें ककसार धार्मिक नृत्य है जबकि माओपोटा नामक नृत्य भी प्रचलित है जिसमें ककसार धार्मिक नृत्य है जबकि माओपोटा आदिम शिकारी नृत्य होता है। सरहुल नृत्य रायगढ़ जिले की उराव जनजाति का एक पारंपरिक नृत्य है। उराव जनजाति के लोग साल या सरई वृक्ष में ग्राम देवता का निवास मानते हैं और चैत माह की पूर्णिमा को ये साल की पूजा करके उसके आसपास नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य। नेक्स्ट आता है गौड़। विशाल, प्रभावशाली, सांस्कृतिक संपन्न, लोकप्रिय आदिम समूह है। गौड़ों के प्रमुख रूप में नृत्य के 8 रूप प्रचलित है जिसमें आता है कर्मा, सैला, भड़ोनी, विरहा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी। इसमें कर्मा नृत्य प्रमुख है। कर्मा की उपस्थिति कर्म से होती है। श्रम ही देवता है, यही इस नृत्य की मूल धारणा होती है। केवल गौड़ ही नहीं अपितु पूर्व मध्य प्रदेश में बैगा, परधान और भिम्मा आदि जनजाति या वनवासी भी इस नृत्य को करते हैं। भिन्न भिन्न भागों में इस नृत्य के बारे में अनेक कथाएं कही जाती हैं। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि कर्म नाम का एक राजा था। उस पर विपत्ति पड़ी। उसने मान्यता मानी कि नृत्य किया जाए तो उसकी विपत्ति दूर हो जाएगी। कदम वृक्ष को गौड़ लोग कर्म कहते हैं और ये वृक्ष की पूजा के बहाने प्रकृति की आराधना करते हैं। इस नृत्य में मंदार, टिमकी, नगाड़ी, ढिसकी, झांझ, बांसुरी, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कर्मा के 16 प्रकार होते हैं। यह जीवन के चरम आनंद का नृत्य मनाना
माना जाता है। यह सर्वांग सुंदर होता है। इसमें जनजाति जीवन की सूक्ष्मतम अभिव्यक्ति होती है। कहा जाता है कि कर्मा नृत्य करते हुए लय ताल में खो जाना सा शरीर स्वर्ग में जाने जैसा होता है। सैला नृत्य सरगुजा का प्रसिद्ध नृत्य होता है जो कि डंडों से किया जाता है। सैला नृत्य किससे किया जाता है? सरगुजा का प्रमुख नृत्य है जो कि डंडों से किया जाता है। राई स्वांग बुंदेलखंड का बेडनी नृत्य, यह नृत्य होता है। नृत्य करते हुए बेडनी मंदर मंदार वाचक के बीच रोचक संवाद करते हैं। इसमें मर्यादाओं को तोड़ता हुआ लोक काव्य प्रवाहित होता है। रामसराय पांडे राई स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कालवा के प्रसिद्ध नृत्यों में मटकी और आड़या नृत्य होता है। मटकी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। असल में ढोलक की खास लय को मटकी कहा जाता है। मालवा के भीलों का अति प्रसिद्ध नृत्य है भगोरिया जो कि होली और अन्य अवसरों पर किया जाता है। फाल्गुन में भगोरिया हाट लगता है जहां युवक युवती मिलती हैं। प्रमुख रूप से इस अवसर पर नृत्य करने के कारण ही इसको भगोरिया कहा जाता है। इसी तरह से युवक युवती मिलने का एक नृत्य उत्सव बस्तर में भी किया जाता है जिसे घोटुल कहा जाता है। निमाड़ का प्रसिद्ध नृत्य गणगौर है। मालवा में भी प्रचलित है। काठी एवं कलगी तुर्रा निमाड़ में प्रख्यात एक नृत्य नाट्य है। काठी अर्थात पार्वती की तपस्या से संबंधित है। काठी माता की पूजा का त्योहार देव प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है और शिवरात्रि पर समाप्त होता है। यह नृत्य नाट्य है। छत्तीसगढ़ में पंथी कृत्य होता है जो कि सतनामियों के पारंपरिक नृत्य है। ग्वालियर गुना शिवपुरी में दुलदुल घोड़ी नृत्य होता है जो कि मूल रूप से राजस्थान से आया है। मंडला में निवास करने वाले बैगाओं में दशहरा अर्थात बिल्मा झलपट रीना और परधानी नृत्य प्रचलित है। परधानी मुख्य रूप से बारात की आगवानी पर किया जाता है। राउत नाचा छत्तीसगढ़ के राउत समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसके अंतर्गत आकर्षक श्रृंगार किया जाता है। कानड़ा नृत्य बुंदेलखंड के धोबी समाज में प्रचलित है जो नृत्य विवाह जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। भड़म नृत्य भारिया की परंपरागत समूह नृत्य के अंतर्गत आता है। भड़म अब आती है लोक कला की अन्य विविध रूप। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं जनजाति जीवन में चित्र मूर्ति काष्ठ धातु मिट्टी आदि के अनेक कला रूप में मिलते हैं। इनका संक्षिप्त में विवेचन इस प्रकार है। पहले आती है लोक चित्र। मालवा के चित्रावण और मांडने लोक चित्रकला में बड़ी जगह रखते हैं। यहाँ ऐसी कला है जिसमें हर घर की स्त्रियां दक्ष होती हैं। साजा नाग यम माता दशहरा गोवर्धन पिथौरा आदि पारंपरिक लोक चित्र हैं। मंदिर एवं घरों में विवाह में सामाजिक धार्मिक विषयों और देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। इन्हें चित्रामण कहा जाता है। मांडने रेखांकन होते हैं जो कि त्योहार और उत्सवों में घर घर में बनाए जाते हैं। ये चित्र गोबर मिट्टी गेरू फूल आदि से अनेक साधनों से बनाए जाते हैं। बस्तर में मुड़िया माड़िया आदि के पुरुष चित्रावरण में प्रवीण होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बांस शिल्प। बस्तर में माड़िया मुड़िया जनजाति के पुरुष बांसों के विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने में निपुण होते हैं। ये मूर्ति कला में भी प्रवीण होते हैं। शिवपुर कला में खराद शिल्प द्वारा दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं बनाई जाती हैं। सरगुजा में काष्ठ कला द्वारा पशु पक्षी शिकार आदि के चित्र एवं बस्तर में देवता के स्तंभ आदि निर्मित किए जाते हैं। रीवा में सुपारी के शिल्प प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आता है धातु कला। धातु की ढलाई द्वारा कलाकृतियां एवं वस्तु निर्मित करने में बस्तर सरगुजा टीकमगढ़ बैतूल होशंगाबाद रायगढ़ प्रसिद्ध है। मिट्टी शिल्प
बस्तर, सरगुजा आदि के बहु प्रचलित है ये मिट्टी कला। मिट्टी द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अलावा पारंपरिक कला के रूप में भी जाना जाता है। मिट्टी पर बारीक कलाकारी भी की जाती है। बस्तर की घुड़वा जाति कला में निपुण होती है। यह पीतल, कांस और मोम के घड़वा शिल्प बनाती है। छिपा शिल्प में भील आदिवासी लोग के जनजातीय या जातीय छापे बनाए जाते हैं। उज्जैन के पास भेरूगढ़ में छापा कला अत्यंत सुगम रूपों में दिखाई जाती है। नेक्स्ट आता है में दिखाई जाती हैं। इसमें अनेक रूपांकर एवं डिजाइनें होती हैं। बैगा, कोरकू, माड़िया, भील, गौड़, सहरिया आदि जनजाति में शरीरों पर भी कलात्मक चित्रकारी की जाती है, जिसे गुदना कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में विस्तार से समझाइए। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। जनजाति के नृत्य। भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य भगोरिया है। यह जनजाति पश्चिमी मालवा में पाई जाती है। भगोरिया नृत्य भीलों की प्रसन्नता, आनंद, मस्ती और प्रणयता का द्योतक है। भगोरिया की तीखी घोषित होते हुए आदिवासी इलाके में भगोरिया हाट की तैयारी शुरू हो जाती है। इसमें आदिवासी संस्कृति के रंग में चरम पर नजर आते हैं। जीवन और प्रेम के इस उत्सव को संगीत, नृत्य और रंगों के साथ उल्लास पूर्वक मनाया जाता है। परंपराओं के अनुसार ढोल की पहली थाप पर गांव का मुखिया नृत्य आरंभ करता है। इसके पश्चात उपस्थित सभी वादक अपने अपने ढोलक, बांसुरी और शहनाई आदि बजाकर प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ भगोरिया नृत्य उत्सव के साथ नृत्य प्रारंभ हो जाता है। भगोरिया नृत्य में ढोलक की थाप, बांसुरी, घुंघरुओं की ध्वनि एक चुंबकीय माहौल उत्पन्न कर देती है। बड़ा ढोल विशेष रूप से तैयार किया जाता है और इसे बजाने वाला नृत्य घेरे के बीच में खड़ा होकर इसे बजाता है। यह नृत्य प्रकृति एवं संस्कृति, उमंग, उत्साह का मिश्रण होता है। दिवाली जो होली के 7 दिन पहले इसको मनाया जाता है। पूर्व में आदिवासी अंचल उत्सव की खुमारी में डूबा रहता है। यह नृत्य पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र भी रहता है। नेक्स्ट आता है भारिया जनजाति के प्रमुख पारंपरिक नृत्य भड़म और सैतम, भड़क नहीं, भड़म और सैतम नृत्य है। भड़म नृत्य सामूहिक रूप से विवाह के अवसर पर हर्ष और उल्लास को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सैतम नृत्य भारिया आदिवासियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आती है बैगा जनजाति के प्रमुख में कर्मा नृत्य आता है। इसमें युवक युवतियां टोलियां बनाकर एक दूसरे के गांव में जाकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट आती है गौड़ जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। इसमें कर्मा, बड़ोनी, विरहोर आदि हैं। दिवाली के अवसर पर ठाठ या ठटिया नृत्य भी किया जाता है। तिवा नृत्य कृषि उत्सव के रूप में किया जाता है। तिवा नृत्य कैसे किया जाता है? कृषि उत्सव के रूप में किया जाता है। काठी लोक नृत्य। काठी लोक नृत्य काठी निमाड़ अंचल का पारंपरिक लोक नृत्य है। ढाक और काठी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। जो ढाक है वह काठी का प्रमुख वाद्य यंत्र है। काठी नर्तक बाना पहनकर गांव गांव जाकर नाचते गाते हैं। काठी नर्तक की वेशभूषा अधिक कल्पनाशील होती है। महाशिवरात्रि को काठी के नृत्य दल पचमढ़ी, सिरवेल, महादेव, बीजागढ़, चरूफा, बड़केश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हैं। वहां काठी के कई दल दिन भर नाचते गाते हैं और शाम को घर लौट आते हैं। फिर आता है फेफड़िया नृत्य और नाच। फेफड़िया यह पारंपरिक समूह नृत्य होता है। इसमें स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर गोल घेरे में नाचती हैं। फाफड़िया बाद के कारण इस नाच का नाम फाफड़िया नाच पड़ा है। फाफड़िया इस प्रकार की पुंगी होती है जिसकी आवाज सहनाई से मिलती जुलती होती है। फाफड़िया की स्वर
लहरी के साथ ढाक और थाली की अनुगुंज पर स्त्री पुरुष नर्तक हाथ पैर कमर की विभिन्न मुद्राओं के साथ नृत्य को क्रमशः गति देते चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है मांडल्या। यह समूह नृत्य होता है। मांडल्या ढोल पर किया जाता है। मांडल्या एक पारंपरिक समूह नृत्य है। पुरुष ढोल बजाता है। कांसे की थाली की तीव्र स्वर नृत्य को अधिक उत्तेजक बनाती है। मांडल्या नाच केवल महिला परक होता है। महिलाएं ढोल की थाप पर गति बदलती हैं, हाथ पैर की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करती हैं। ज्यों-ज्यों ढोल की गति बढ़ती जाती है, नृत्य चलता है। विवाह और अन्य पर्व त्योहारों पर मांड्या नृत्य खुले आंगन में किया जाता है। मांडल्या। नेक्स्ट आता है आड़ा खड़ा नृत्य। निमाड़ में जन्म, मुंडन संस्कार, विवाह के अवसर पर कई नृत्य किए जाते हैं। इन नृत्यों को आड़ा खड़ा नृत्य कहा जाता है। महिला घूंघट डाले झुककर हाथ और घुटनों को नृत्य गति के अनुरूप लय के साथ साथ ऊपर नीचे और कमर पर ले जाती हैं। ढोल और थाली इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। आड़ा खड़ा के कहाँ पे किया जाता है? निमाड़ अंचल में किया जाता है। नेक्स्ट आता है मटकी नृत्य। मालवा के मटकी नृत्य का अपना पारंपरिक रंग है। विभिन्न अवसरों पर, विशेषकर सगाई पर, विवाह में, खुशी में और अन्य शुभ अवसरों पर मालवा के गांव की महिलाएं मटकी नृत्य करती हैं। एक ढोल ढोलक की एक खास लय जो कि मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती जाती हैं। मटकी ताल के कारण इस नृत्य का नाम मटकी नृत्य पड़ा है। प्रारंभ में एक ही महिला नाचती थी, परंतु आवेग में कई महिलाएं नृत्य करने लगती हैं। महिलाएं अपनी परंपरागत वेशभूषा में प्रायः चेहरे पर घूंघट डाले नृत्य करती हैं। नेक्स्ट आता है आड़ा खड़ा रजवाड़ी नाच। आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य की परंपरा किसी भी विशेष अवसर विशेष पर समूचे मालवा में देखी जा सकती है, परंतु विवाह में तो मंडप के नीचे आड़ा खड़ा और रजवाड़ी नृत्य अवश्य ही किया जाता है। ढोल की पारंपरिक कहरवा और दादरा आदि चालों पर आड़ा खड़ा रजवाड़ी नृत्य किया जाता है। ढोल डंडे और किमची में इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं राई लोक नृत्य। राई बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय नृत्य है। विवाह शादियों के अवसर पर अक्सर राई नृत्य का आयोजन शोभा और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। राई के केंद्र में बेड़नी नृत्य की होती है। इससे गति देने का कार्य मृदंग वादक करता है। राई नृत्य के विश्राम का स्थान स्वांग ले लेता है। स्वांग के माध्यम से हंसी मजाक की सटीक प्रस्तुति गुदगुदाने का कार्य करती है। विश्राम के बाद पुनः राई प्रारंभ होता है। बेजोड़ लोक संगीत, तीव्र गीत, नृत्य एवं तात्कालिक कविता के तालमेल ने राई नृत्य को एक ऐसी संपूर्णता प्रदान की है जिसका सामान्यतः अन्य लोक नृत्यों में संयोग दुर्लभ ही होगा। नेक्स्ट आती है कानड़ा। कानड़ा यह बुंदेलखंड में कानड़ा और कन्नड़वाई मूल रूप से धोबी समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें पहले गजानन भगवान की कथा गाई जाती है, साथ ही गायन से पूर्व गुरु वंदनादि की जाती है। यह नृत्य शुभ अवसरों पर, जन्म, विवाह आदि पर किया जाता है। कन्नड़ा नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी, लोटा, ढोलक और तारें होती हैं। कभी कभी ढोलक की जगह मृदंग का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सैरा नृत्य। बुंदेलखंड में श्रावण भादों में सैला नृत्य किया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य होता है। इस नृत्य में 14 से लेकर 20 व्यक्ति भाग लेते हैं। इसके हाथों में लगभग सवा हाथ का एक डंडा होता है। नर्तक वृत्ताकार में खड़ा होकर कृष्ण लीलाओं से संबंधित गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोलक, टिमकी, मंजीरा, मृदंग और बांसुरी वाद्य यंत्र प्रमुख बजाए जाते हैं। सैला नृत्य में नेक्स्ट आता है ढिमराई लोक नृत्य। ढिमराई लोक नृत्य बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में अधिक प्रचलित है। ढीमर जाति के लोग इस नृत्य को करते हैं, इसलिए इसे ढिमराई नृत्य कहा जाता है। शादी विवाह
नवदुर्गा आदि अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य करते समय प्रमुख नर्तक श्रृंगार और भक्ति के गीत गाते हैं। इस नृत्य की विशेषता पदचालन की होती है। दौड़ना, पंजों के बल चलना, मृदंग की थाप पर कलात्मक ढंग से ठुमकना, पदाघात आदि होते हैं। समय पर द्रुत गति से घूमते हुए 7-8 चक्कर लगाना इसके प्रमुख भाव होते हैं। इस नृत्य में केकड़िया, मृदंग, ढोलक, टिमकी आदि वाद्य बजाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं विरहा नृत्य। बघेलखंड में विरहा नृत्य गायन के साथ नृत्य का भी रिवाज होता है। विरहा नृत्य का कोई समय निश्चित नहीं होता। मन चाहे जब मौज में विरहा किया जा सकता है। विशेषकर विवाह शादियों पर दिवाली में विरहा नृत्य है वह किया जाता है। जब विरहा नृत्य अहीर लोगों के द्वारा किया जाता है तब इसे अहिराई कहा जाता है। इसी प्रकार जिस जाति में यह नृत्य किया जाता है उसी जाति के नाम पर इसको कहा जाता है। विरहा में पुरुष नाचते हैं और कभी कभी स्त्रियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं। जब स्त्री पुरुष नाचते हैं तब सवाल जवाब होते हैं। विरहा की 2 पंक्तियों में दोहे की तरह बघेली शैली में लंबी तान लेकर प्रमुख नाटक उठाता है और दोहे के अंत में नृत्य तीव्र गीत से चलता है और गीत में सवाल जवाब होते हैं। लोक नृत्य बुंदेलखंड की तरह बघेलखंड में भी राई का प्रचलन होता है। दोनों ही राई में बेहद फर्क है। बुंदेलखंड में बेड़नी और मृदंग राई की जान होती हैं, जबकि बघेलखंड में राई ढोलक और नगाड़ियों पर बजाई जाती है और गाई जाती है। राई नृत्य में स्त्रियों की वेशभूषा और गहने परंपरागत ही होते हैं। पुरुष धोती, बाना, साफा और पैरों में घुंघरू पहनते हैं। नेक्स्ट आती है केहरा नृत्य। केहरा स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा अलग अलग शैली में नाचते हैं। इनकी प्रमुख ताल कहरवा ताल होती है। कहरवा केहरा नृत्य में कहरवा ताल की जाती है। इसके साथ बांसुरी की जब मधुर धुन छिड़ जाती है तब पुरुष नर्तक के हाथ और पैर की नृत्य गति असाधारण हो उठती है। महिलाओं के हाथ और पैरों की मुद्राओं का संचालन और गतिमय हो जाता है। नृत्य के पहले पुरुष केहरा गाते हैं और नृत्य के सम पर पहुंचने पर मुख्य नर्तक कोई दोहरा या दोहा गाता है और दोहे की अंतिम कड़ी के साथ हाथों के झटकों के साथ पूरे गीत में नृत्य प्रारंभ होता है। नृत्य और संगीत का सामंजस्य लोगों में इतना जोश भर देता है कि कितने ही लोग बस नाचते रहते हैं। नाचने के पहले स्त्रियां भी केहरा गाती हैं। स्त्रियां नाचते नाचते फुलहरी लेती हैं। फुलहरी केहरा की एक प्रमुख खास मुद्रा होती है। फुलहरी में स्त्रियां हाथों में हाथ लेकर चक्री लेती हैं। नेक्स्ट आता है लोकगीत क्या होते हैं। मध्य प्रदेश की विभिन्न लोकगीतों के बारे में बताइए। मालवा निमाड़ क्षेत्र में लोकगीत के बारे में बताइए और लिखिए। बघेलखंड और बुंदेलखंड के विभिन्न लोकगीत कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के लोकगीत लोक के गीत होते हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। सामान्यतः लोक में प्रचलित लोक द्वारा रचित लोक के बारे में लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोक गायन को शास्त्रीय संगीत के रूप में भी भले ही मान्यता प्राप्त ना हो, लेकिन यह लोक जीवन की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। लोकगीत के माध्यम से जीवन में उत्साह बना रहता है। गायन के विषय में कहा जाता है कि यह हृदय से निकलकर कंठ तक जाता है। मध्य प्रदेश की मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड अंचल में अनेक प्रकार के पारंपरिक लोक गायन शैलियां आदिकाल से ही प्रचलित हैं। इनमें विभिन्न पर्व, त्योहार, खुशी के मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट आता है मालवा क्षेत्र में लोकगीत। भरथरी गायन। मालवा के नाथ संप्रदाय के लोग चिंकारा पर भरथरी गायन गाते हैं। भरथरी की कथा का गायन करते हैं। चिंकारा नारियल की नट्टी, बांस और घोड़े के
बालों से निर्मित पारंपरिक वाद्य यंत्र होता है। चिंकारा बालों से बने हुए धनुष से बजाया जाता है। इसमें से रू की ध्वनि निकलती है और यह प्रायः सुबह के समय नाथपंथी लोगों द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्गुणी भजन गायन। मालवा की निर्गुणी लोक पद गायन परंपरा बहुत पुरानी है। निर्गुणी या भजनों में कबीर के आध्यात्म की छाप होती है, जिसमें नाश्वर शरीर और अमर आत्मा और परमात्मा संबंधी तत्वों की सरल प्रतीक रूप में विवेचना होती है। संजा गीत। संजा मुख्यतः मालवा की पारंपरिक गायन पद्धति है, जिसमें किसी प्रकार का शहबाद नहीं होता। यह युवा लड़कियों के समूह द्वारा गाया जाने वाला गीत है। यह गीत पितृपक्ष के दौरान संध्या काल में सांझा पर्व के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट आता है हीड़ गायन। मालवा के क्षेत्र में श्रावण के महीने में बिना वाद्य यंत्र के समूह में गाया जाने वाला गीत हीड़ गायन होता है। मालवा में गाया जाता है। हीड़ गायन अहीरों के अवदान परक लोक आख्यान है। इसमें कृषि संस्कृति की आंतरिक परतों का सूक्ष्म वर्णन किया जाता है। इसमें कलाकार खुली आवाज के साथ एवं संस्कृति शैली में आलाप लेकर गाते हैं। नेक्स्ट आता है बरसाती वार्ता। यह गीत मालवा क्षेत्र में बरसात के समय रात में गाया जाता है। इसमें ऋतुओं के गीत, ऋतु कथाएं और 12 मासा संगीत की सामूहिक गायन शैली होती है। पर्व त्योहार संबंधी गायन। होली का फाग, दिवाली की दिवाली, जन्माष्टमी पर कृष्ण की लीला की गीत, नवरात्रि में देवी गीत गाने की परंपरा समूचे मालवा में है। नेक्स्ट आती है निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत। निर्गुणिया गायन शैली। इस गायन का क्षेत्र संपूर्ण निमाड़ और मालवा अंचल के कुछ भागों में मिलता है। निमाड़ लोक में निर्गुणी एवं सद्गुणी कवि संतों की जो संत कवि हैं, इनकी छाप लगातार पदों की रचना एवं गानों की सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा रही है। इस गायन में कबीर, सूर, तुलसीदास, मीरा, रैदास, दादू और ब्रह्मानंद आदि कवियों के भजन काफी लोकप्रिय रहे हैं। इस गायन में आमतौर पर एक तारा खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। निर्गुणी और जो यह गायन है, इसको नारदीय भजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारदीय भजन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कलगी तुर्रा। कलगी तुर्रा एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली होती है। इस लोक गायन शैली का प्रसार एक समय कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक था। निमाड़ अंचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड में कलगी तुर्रा गायन मंडलियां आदि भी मौजूद हैं। चंग की छाप पर जो कलगी तुर्रा है वो गाया जाता है। कलगी दल शक्ति और तुर्रा दल है, वह शिव को बड़ा बताने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है मसंड्या गीत। यह गीत निमाड़ अंचल में गाया जाने वाला है। यह व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा की अमरता की लोक मान्यता के चलते इस गीत का गायन होता है, इसलिए इसे मांसण्या या फिर कायाखो गीत कहा जाता है। इन गीतों में आत्मा को दुल्हन और शरीर को दूल्हा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आता है संत सिंगाजी का भजन। 5वीं शताब्दी के निर्गुणी संत कवियों में सबसे अग्रणी थे संत सिंगाजी। इनके भजनों को समूचे निमाड़, मालवा के कुछ हिस्सों में गाया जाता है। फिर आते हैं फाग गायन। इस गायन का मुख्य क्षेत्र निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड है। यह गीत प्रायः होली के अवसर पर गाए जाते हैं, जो कि राधा और कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट आता है गरबा गीत। गरबा इस स्त्री परक लोक गायन होता है, जो कि दुर्गा देवी के अनुष्ठान में मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। यह गीत मुख्य रूप से नवरात्रि के अवसर पर देवी के भक्ति गीत के रूप में गाया जाता है। फिर आता है गवलन गीत। गवलन मुख्यतः कृष्ण लीलाएं गाई जाती है इसमें। इसके गायन की पद्धति गरवी से भिन्न होती है। गवलन गीतों का मुख्य प्रयोग रासलीला में किया जाता है। गवलन गीत पुरुष परक होते हैं। फिर आते हैं नागपंथी गायन। यह भी निमाड़ अंचल में किया जाता है। यह प्रायः सुबह के समय गाया जाता है। इसकी विषय वस्तु है प्रायः गोरख की कथाएं, कबीर के पद, भरथरी गायन से संबंधित होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं बघेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। बघेलखंड में बसदेवा गायन गाया जाता है। यह बघेलखंड का एक पारंपरिक गायन समुदाय है। इसे हरबोले कहा जाता है। इसमें श्रवण कुमार की गाथाएं गाई जाती हैं। इस कारण से इसे सरमन गायन भी कहा जाता है। बसदेवा में रामायण कथा, कर्ण कथा, मोर ध्वज, गोपीचंद, भरथरी, भोले बाबा आदि लोक गायन का चरित्र कथा गाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं विरहा गायन। यह बघेलखंड में विरहा गायन परंपरा लगभग सभी जातियों में पाई जाती है। विरहा गीत प्रायः खेत, जंगल, खलिहान में काम करते समय सवाल जवाब के रूप में गाया जाता है। यह गीत श्रृंगार रस से परिपूर्ण विरह वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है विदेशिया गायन। विदेशिया गायन पूरे बघेलखंड में गाया जाता है। यह गीत प्रायः रात में जंगल और सुनसान जंगलों में गाया जाता है। फिर आता है फाग गायन। बघेलखंड में फाग गायन की परंपरा सबसे भिन्न और मौलिक रही है। इसमें नगाड़ों पर फाग गायन किया जाता है। फाग गायन में पुरुषों की प्रमुख भागीदारी होती है। सामूहिक स्वरों में फाग गीतों की पंक्तियों का गायन नगाड़ों की विलवती विलवित लय पर शुरू होती है और धीरे धीरे से तीव्र की ओर बढ़ता जाता है। फिर आता है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत। इसमें सबसे पहले आता है आला गायन। यह मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। यह वीर रस प्रधान काव्य पर आधारित है। आला की रचना लोक कवि जागनिक ने लगभग 1000 वर्ष पहले की थी। आला खंड की जो मूल भाषा है वह बुंदेलखंडी है या बुंदेली है। इसी कारण से जागनिक द्वारा लिखी गई आला उदल की 52 लड़ाइयां लोक कंठों में सहज रूप से स्थान पा सकती हैं। यह उच्च स्वरों में गाया जाने वाला एकल और सामूहिक गायन शैली है। फिर आती है बम्बुलिया गीत। यह से भोला गीत भी कहा जाता है। बम्बुलिया बुंदेलखंड की धार्मिक परंपराओं के मधुर गीत होते हैं। इसमें लमेटा गीत भी गाए जाते हैं। यह प्रायः हम बिना बात के श्रावण माह में शिवरात्रि, बसंत पंचमी और मकर संक्रांति जैसे अवसरों पर गाया जाता है। यह स्त्री पुरुष के बीच में प्रश्न उत्तरी शैली में गाया जाता है। फिर आता है वैरायटा। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला प्रमुख गायन है। वैरायटा प्रायः हम धार्मिक त्योहारों पर रात्रि वेला में गाया जाता है। यह मुख्य रूप से कथा गायन शैली होती है। इसमें महाभारत, रामायण, लोक नायकों की ऐतिहासिक चरित्रों की कथाएं एवं प्रसंगों का गायन किया जाता है। फिर आता है देवारी गायन। देवारी गायन में भी क्या होता है, यह पर दोहों पर केंद्रित होता है। किसमें? दोहों पर केंद्रित होता है। इसमें अहीर, बरेदी, धोसी, धोबी हो गए हैं आदि जातियों में देवारी गायन और नृत्य करने की परंपरा होती है। दिवाली के अवसर पर ग्वाल बाल सिर पर मोर पंख धारण करके घर घर दिवारी मांगते हैं, नेंग पाते हैं और ऊंचे स्वर में दोहा गाकर ढोलक, नगाड़िया, बांसुरी की समेत धुनी पर नृत्य करते हैं। दिवाली के दोहे के विषय कृष्ण राधा प्रेम प्रसंग होते हैं, भक्ति और वीर रस से पूर्ण होते हैं। फिर आते हैं जगदेव की पुवारा। यह गीत भी बुंदेलखंड क्षेत्र में चैत और कुंवार माह में गाए जाते हैं। इसमें पुवारा भजन शैली में गाया जाता है। इसमें शक्ति की आराधना से संबंधित भजन होते हैं जो कि सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। फिर आते हैं फाग गायन। ये भी बुंदेलखंड में ही किया जाता है। होली के अवसर पर होता है। फाल्गुन माह में लगते ही समूचे बुंदेलखंड में फाग गायन शुरू हो जाता है जो कि रंग पंचमी तक चलता रहता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे हस्तशिल्प कला से आप क्या समझते हैं। हस्तशिल्प कला की विशेषताएं एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। हस्तशिल्प कला से क्या आशय है? भारतीय हस्तशिल्प कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्राचीन भारत की धातु हस्तशिल्प कला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्राचीन भारत में काष्ठ कला, हाथी दांत कला और आभूषण कला पर टिप्पणी लिखिए। हस्तशिल्प कला से आशय। हस्तशिल्प कला भारत की प्राचीनतम कला है। हस्त अर्थात हाथ से तैयार कलाकृति हस्तशिल्प कला कहलाती है। भारत के प्राचीनतम हस्तशिल्प कलाकारों ने मिट्टी के बर्तन, टोकरी, खिलौने से इस कला का उद्गम किया है। हस्तशिल्प कला विभिन्न स्वरूपों में अर्थात मृणपात्र, काष्ठ कला, हाथी दांत कला आदि रूपों में भी है।
भारतीय हस्तशिल्प कला की विशेषताएं। भारतीय हस्तशिल्प कला भारत की एक प्राचीनतम कला है। इसकी मुख्य प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। भारत में हस्तशिल्प कला का उद्भव सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। भारत में प्राचीनतम हस्तशिल्प कलाकारों ने सर्वप्रथम मिट्टी को ही अभिव्यक्ति का माध्यम माना है। यह कला प्रारंभ में गांव तक ही सीमित थी। अंग्रेज शासनकाल में भारतीय हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन नहीं मिलने से उस समय यह मृत प्राप्त हो गई थी। हस्तशिल्प कला विभिन्न स्वरूपों में है, अर्थात इसमें मृणपात्र, काष्ठ कला, हाथी दांत कला आदि रूपों में रही है। वर्तमान में भारत सरकार हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। हस्तशिल्प कला के प्रकार। भारत में प्राचीन हस्तशिल्प कला के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। पहले आते हैं मृणपात्र, मिट्टी के बर्तन। प्राचीन भारत में मिट्टी के बर्तन को बनाने एवं पकाने की कला का विकास 100वीं ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में हुआ है। चाक का आविष्कार मनुष्य की प्रथम कला रुझान का परिचायक है। चाक का आविष्कार हो जाने के पश्चात मिट्टी के अनेक प्रकार वाले बर्तन बनने लगे। इन बर्तनों को धूप में सुखाकर भट्टी में पकाया जाता था, जिससे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। आते हैं। इन बर्तनों को बनाने में अनेक रंग, पशु पक्षियों के चित्र का अंकन किया जाता है। वैदिक काल में ईंटों के सांचे का निर्माण किया गया था। शुल्क यजुर्वेद, अथर्ववेद में इस प्रकार के आकर्षक बर्तनों का उल्लेख मिलता है। भारतीय शिल्प कला का महत्वपूर्ण ग्रंथ शिल्प शास्त्र में ऐसी कलाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें पढ़कर आज भी हम चमत्कृत होते हैं। मृण कला के अंतर्गत मिट्टी का चुनाव करने, उनमें बालूकण और भूसे आदि की उचित मात्रा में सम्मिश्रण करके भट्टी में पकाने एवं उन्हें विविध प्रकार के रंगों से सजने का विस्तृत विवरण मिलता है। वर्तमान समय में श्री गणेश पूजा, नवरात्रि के अवसर पर अनेक देवी देवताओं की मृण शिल्प देखने ही बनती है। मृत्तिका अर्थात मृत्तिका या मिट्टी के बर्तनों के अलावा अनेक चित्रों से युक्त मृत्तिका शिल्प आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना वैदिक, शुंग एवं कुषाण काल में रहा है। नेक्स्ट आता है काष्ठ कला। हस्तशिल्प कला के द्वितीय चरण में सिद्धहस्त काष्ठ कला द्वारा काष्ठ शिल्प संबंधी अनेक शैलियों से युक्त कलाओं का निर्माण किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, देवदार के वृक्ष बहुआयत में मिलते हैं। अखरोट के देवदार के वृक्ष बहुआयत में मिलते हैं। कश्मीर, कुल्लू, मनाली आदि पर्वतीय क्षेत्र में अखरोट देवदार की लकड़ी से नक्काशी युक्त जालीदार श्रृंगारदानों का आज भी विस्तृत स्थान है। वात्स्यायन के कामसूत्र में काष्ठ कला को 64 कलाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। लकड़ी के जंग, 4 कोनों वाले चरस, पलंग, स्टूल, ज्यामिति आकार के बृहद सिंदूर आदि का विस्तृत वैदिक साहित्य में भी मिलता है विवरण। फिर आते हैं 500 ईस्वी पूर्व में अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र को देखने से प्रतीत होता है कि उस समय पालकी, रथ, नौका और पानी के जहाज बनाने की अद्भुत तकनीक विकसित थी। कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और किन्नौर और कश्मीर के भवनों और मंदिरों में काष्ठ कला की चरम परिणति परिलक्षित होती है। महाराष्ट्र की काल्य गुफाओं में कमल के आकार के झूमर और झालर भी बनाई गई है। विभिन्न कलाकृतियां काष्ठ शिल्प कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। फिर आते हैं हाथी दांत कला। हाथी दांत हस्तशिल्प का वर्णन कामसूत्र एवं बृहद संहिता में भी मिलता है। इससे के पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कालीन सभ्यता में हाथी दांत से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों का पता चला है। राजभवन में हाथी दांत के प्रयोग का वर्णन रावण के राजमहल से लेकर ईरान के डेरियस प्रथम के समय तक मिलते हैं। इसमें हाथी दांत से बने हुए द्वार, खिड़कियां, आसन, पलंग के पाए और वेदिका एवं प्रतिमाएं आदि का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन शासकों ने हाथी पालने और वनों के संरक्षण हेतु अनेक योजनाएं बनाई, जिसमें हाथियों की विभिन्न नस्लों का विकास किया गया। गुप्त काल में हाथी दांत से बने हुए फर्नीचर, मोहरें, अनेक
अनूठी वस्तुएं का पता चला है मौर्य काल में और गुप्त काल में। मौर्य काल में विशेषकर जहांगीर के समय में, मौर्य नहीं होगा भैया, ये मुगल है ना, क्या है। मुगल काल में विशेषकर जहांगीर के समय में हाथी दांत शिल्प कला का बड़ा सम्मान होता था। उन्हें ऊंची पगार देकर राज दरबारों में शासकीय सेवा के रूप में नियुक्त किया जाता था। पंखे, चटाइयाँ, ताश, पुस्तकें आदि मुगल कालीन हाथी दंत शिल्प के नमूने थे। प्रस्तर कला। प्रस्तर कला शिल्प कला का प्रारंभ मौर्य काल में माना जाता है। इस काल को शिल्पांतर कला की संज्ञा दी जाती है। मौर्य काल में काष्ठ कला ने प्रस्तर कला में अपने को रूपांतरित करते हुए भारतीय वास्तु, स्थापत्य एवं मूर्ति कला की पृष्ठभूमि तैयार की। इस काल में बौद्ध स्तंभों, लाटों, चैत्यों, गुफाओं और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मौर्य काल में भगवान बुद्ध की विभिन्न मूर्तियों से लेकर गुफाओं को काटकर चैत्यों, ग्रहों, स्तंभों, लाटों का निर्माण किया गया है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। प्रस्तर शिल्पकला का सबसे उपादेय पक्ष वास्तुकला में परिलक्षित होता है। पाषाण भी शिल्पकला का एक उत्कृष्ट मानक हो सकता है। यह बात इस तथ्य को झुठलाती है कि पत्थर हृदय कभी पिघलता नहीं। प्राचीन भारत का इतिहास साक्षी है। पत्थरों ने ना जाने कितनी शताब्दियां, कितनी पीढ़ियों को पिघलाया और स्वयं भी पिघलकर सौंदर्य के अंतिम मानक के पद प्राप्त किए हैं। बौद्धकालीन, गुप्तकालीन और मुगलकालीन स्थापत्य के अनुपम स्मारक इसके उदाहरण हैं। पहले आते हैं धातु कला। विभिन्न धातुओं के सम्मिश्रण से धातुएं कैसे बनाई जाती हैं, इसका ज्ञान प्राचीन भारतीय कला मनुष्यों को काफी पहले से पता था। वे जानते थे कि वे तांबे और जस्ते के मिश्रण से पीतल, तांबा और राग के संयोग से कांसा तैयार करके मिश्र धातु बना सकते हैं। यही कारण है कि इन मिश्रित धातुओं ने हस्तशिल्प कला के रूप धारण किए थे। सन 300 से 700 ईस्वी तक गुप्त काल में अनेक धातुओं की उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण किया गया। सुल्तानगंज में तांबे से बनी हुई महात्मा बुद्ध की बृहद प्रतिमाएं इसका उदाहरण हैं। बंगाल प्रांत के चोल वंश एवं दक्षिण में पल्लव वंश द्वारा धातु शिल्प कला को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। धातु कला का आविष्कार हो जाने के कारण पारदर्शी वस्त्रों का स्थान अब भारी आभूषणों ने ले लिया था। विभिन्न देवताओं को जटिल संरचनाओं के माध्यम से संयुक्त रूप में दिखाया जाने लगा। प्राचीन दक्षिणी प्रतिमाओं को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि इनमें तीखे नक्श, मुख तनिक लंबा और आंखें स्पष्ट एवं विस्तृत आकार की होती थीं। धातुओं द्वारा रेखित व्यवस्था द्रविड़ शिल्प का अद्भुत नमूना है। वस्त्र एवं रंगाई कला। प्राचीन भारत में रेशमी, ऊन और सूती वस्त्रों का विवरण मिलता है। बंगाल, काशी, मदुरई के वस्त्र रंगाई कला विश्व प्रसिद्ध है। ईस्वी से 3000 वर्ष पहले सिंधु घाटी की सभ्यता में मंजिष्ठ कपड़े के उत्तम बुनाई वाले टुकड़े का उल्लेख प्राप्त होता है। भारतीय मलमल की प्रशंसा विदेशों में भी होती थी। ललित विस्तार और दिव्यदान नामक पुस्तकों में भारतीय वस्त्र कला से संबंधित अनेक बातें लिखी गई हैं। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय बुनकर एवं रंगरेजों को रंगाई कला का अद्भुत ज्ञान प्राप्त था। इन रंगों को किसमें मिलाया जाए, वे वस्त्र की सुंदरता बढ़ जाती है। ये अनोखे ज्ञान की बदौलत प्राचीन काल में वस्त्रों की अनेक कोटियों का वर्णन प्रारंभ होता है। रंग की इतनी सूक्ष्म जानकारी ने आगे चलकर चित्रकला जैसी महत्वपूर्ण कला विद्या को जन्म दिया। फिर आते हैं जड़ाऊ कार्य एवं कला। जड़ाऊ कला के अंतर्गत मीनाकरी, नीलो, लक्षा, कोतागिरी, दमिश्की, बिदरी आदि शैली एवं प्रविधियां प्रसिद्ध हैं। जड़ाऊ कला में एक धातु वस्तु पर दूसरी धातु या वस्तु पर इस प्रकार जड़ा जाता है कि सुंदर डिजाइनों के साथ एक महत्वपूर्ण सौंदर्य उत्पादन तैयार हो जाता है। यह कार्य प्रायः हाथी दांत, हड्डियां, धातुएं
शीशम, अबनूश, चंदन इत्यादि विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के द्वारा तैयार होता है। उत्तर प्रदेश की मीनाकारी और नीलो जड़ाऊ कला अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस प्रकार दिल्ली की सांझा पद्धति, केरल की कोतागिरी, बघेलखंड, रीवा की सुपारी से निर्मित कलाएं विश्व में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। हल्के रंग की धातु को गहरे रंग की धातु पर जड़ने की कला को कोतागिरी कहा जाता है, जिसे दमिश्की तकनीक के रूप में भी जाना जाता है। बिदरी कला के अंतर्गत महावली कला, सतह पर चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता है। दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुओं में बिदरी कला का महत्वपूर्ण और यह महत्व अत्यधिक है। मीनाकारी का पारंपरिक रूप इलोशोनी नाम से जाना जाता है। इसमें धातु की सतह पर पट्टियां लगाकर और तारों को जोड़कर डिजाइन तैयार किया जाता है। मीनाकारी कला का इस्तेमाल प्रायः आभूषणों में ज्यादा किया जाता है। फिर आते हैं आभूषण कला। ऋग्वेद, कामसूत्र, बृहत संहिता में विविध प्रकार के आभूषणों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृति में आभूषणों को न सिर्फ श्रृंगार का माध्यम माना गया है, बल्कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, स्त्रियों को सर्वांगीण सजाने के लिए उनकी उपादेयता आसंदिग्ध है। महाकवि कालिदास ने शकुंतला का सौंदर्य वर्णन स्वर्ण चांदी के आभूषणों से पृथक गुल्म लताओं के द्वारा किया है। इसके अतिरिक्त लोक आभूषण में बीज, सीपी, फूल पत्तियां, सरस फल एवं गिरिदार फूलों के रूप में भी उल्लेख है। पैरों के आभूषण भारी एवं क्रमशः ऊपर के आभूषणों का वजन कमतर होता जाता था। भारत में आभूषण प्रियता स्त्रियों का सहज स्वभाव माना जाता है, जो आज भी विद्यमान है। मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में बाघ, चंदेरी, महेश्वरी साड़ी उद्योग पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग के पनपने के कारण बताते हुए उनके पतन के कारण दीजिए। मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग। भारत में मानचित्र में मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है। सच पूछिए तो भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यह प्रदेश भारत के दिल की तरह है, इसलिए इसका इतिहास भी बड़ा रोचक है और गौरवशाली रहा है। इस प्रदेश के भ्रमण के दौरान पर्यटक यहाँ के एक एक स्मारक को भिन्न भिन्न शासकों की गौरव गाथा कहते हुए सुनाते हैं। इन्हीं गौरव गाथाओं में मध्य प्रदेश में वस्त्र निर्माण और उनमें भी साड़ी उद्योग प्रमुख रूप में शामिल है। इनमें मुख्य में आते हैं महेश्वरी, विदिशा की साड़ी, चंदेरी, उज्जैनी और इंदौरी और निमाड़ी साड़ी आती हैं। मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग के पनपने के कारण, क्यों हमारे मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग पनपा है, तो मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग के विकास में निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं। पहला, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है प्रारंभ से ही वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में अनुकूल रही है। इसमें सूती वस्त्र निर्माताओं ने यहाँ अपनी रुचि दिखाई है। इसी तारतम्य में साड़ी उद्योग भी अधिक पनपा है। कच्चे माल की सुगमता एवं सरलता से उपलब्धि। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, यही कारण है कि यहाँ किसी भी भाग में कच्चा माल मंगवाना और निर्मित या करके माल भेजना आसान हो जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। मध्य प्रदेश के स्थानीय कारीगर अपने वस्त्रों में प्राकृतिक फूल पत्तियों के रंग बनाकर उनमें वस्त्रों पर विभिन्न छापों द्वारा रंग बिरंगे डिजाइन उकेरते हैं। इन डिजाइनों में सांस्कृतिक विरासत और परंपरा का भी विशेष महत्व रहता है या ध्यान दिया जाता है। रियासतों द्वारा सहयोग। मालवा, मध्य भारत और मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें होलकर, सिंधिया, पवार, धार, पवार, देवास की दोनों रियासतों द्वारा साड़ी उद्योग को महत्व और सहयोग दिया गया है। यही राजकीय सहयोग साड़ी के उत्थान में महत्वपूर्ण साबित हुआ। महेश्वर साड़ी उद्योग में अहिल्याबाई ने, चंदेरी साड़ी उद्योग में सिंधियाओं ने और बुरहानपुर साड़ी में मुगलों ने उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। नेक्स्ट आते हैं जन सहयोग। मालवा, मध्य भारत और मध्य प्रदेश में वस्त्रों की बुनाई, रंगाई और छपाई हेतु प्रारंभ से ही जनता का सहयोग रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में साड़ियों का उद्योग पनपता गया है। फिर आते हैं विदेशों में मांग। मालवा की छीट, मालवा की बारीक मलमल और विभिन्न वस्त्रों के साथ यहाँ की साड़ियों का भी अत्यधिक महत्व है।
जिनकी विदेशों में बेतहाशा मांग रहती है। इन देशों में यूरोप एवं एशिया के अधिकांश देश शामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं स्थानीय जागीरदारों और ठिकानेदारों की रुचि। अपने रियासतदारों रियासतदारों की तरह ही मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में नियुक्त स्थानीय जागीरदार, जमींदार और ठिकानेदार भी साड़ी एवं वस्त्र निर्माण में कारीगरों तथा मिल मालकों को हर तरह से सहयोग करते थे। इससे साड़ी निर्माण में मध्य प्रदेश की अपनी पृथक पहचान बनी। धार की बाग प्रिंट बाग धार जिले में माता बागेश्वरी का छोटा सा कस्बा कई बड़ी उपलब्धियों को अपने अंदर समेटे हुए है। यहाँ की बाग गुफाएं अपनी अद्वितीय मूर्तिकला, मनोहारी चित्रकला के लिए तो विश्व प्रसिद्ध हैं कि अब देश और विदेश में बाग प्रिंट में भी धूम मचा दी है। बाग प्रिंट ने भी धूम मचा दी है। हाल ही में बाग के युवा शिल्पकार श्री ईश्वर खत्री ने मध्य प्रदेश के लिए हस्तशिल्प में बाग प्रिंट पर 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। दक्षिण एशिया में ख्याति प्राप्त की है। इन्हें बंबू या बांस की बनी हुई मैट चटाइयों पर बाग प्रिंट का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करके यह पुरस्कार मिला है। यह अन्य पुरस्कार इन्हें कुशान कवर की बेहतरीन प्रिंट पर भी दिया गया है। एक साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त करके इन्होंने बाग प्रिंट ने एक बड़ा गौरव हासिल किया है। हस्तशिल्प के लिए यूनेस्को CCI मोहर ने सबसे बेहतरीन कारीगरी में विश्व में 18 देशों के बीच भारत की इस कला कौशल ने बाग का नाम रोशन किया है। बाग के 2 खत्री शिल्पकार परिवार अब एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और 2 राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही इन्हों 2 परिवारों के 10 शिल्पकार, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, प्रदेश स्तरीय सम्मान से सम्मानित हो चुकी हैं। नेक्स्ट आती है बाग प्रिंट के जनक इस्माइल सुलेमान खत्री। विश्व प्रसिद्ध बाग प्रिंट का दायरा अब सीमित नहीं रहा है। बाग प्रिंट के जनक के रूप में श्री इस्माइल सुलेमान खत्री का नाम लिया जाता है। सन 1961 के पूर्व मनावर निवासी श्री खत्री के रंगसाजी को मनावरी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1962 के बाद बाग के आकार अपने कामकाज की शुरुआत की और तभी से आप बाग के स्थायी निवासी बन गए। इन्हीं की रंगसाजी को जो अपने अलीजरीन प्रिंट के नाम से जानी जाती है, अब बाग प्रिंट का नाम मिला है। वे पहले निवाड़ के आदिवासी हेतु घाघरा, लुगड़ा और ओढ़नी बनाते थे। अब तो वे लुप्त ही होकर अन्य डिजाइनों में तब्दील हो चुकी हैं। नेक्स्ट आते हैं चंदेरी की साड़ी। यह स्थान मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर में अवस्थित है। यह एक प्राचीन नगर है। इसके अवशेष भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। मध्यकाल में चंदेरी व्यापार एवं राजनीतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। वह मालवा बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। मालवा और उत्तर भारत की मुख्य सड़कें यहाँ से गुजरती थी। चंदेरी पहले मालवा के अधीन था, परंतु बाद में यहाँ के जो सूबेदार है मेदिनी राय, इन्होंने राणा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली। इनकी ओर से खानवा का युद्ध 1527 में भाग लिया गया था। खानवा के युद्ध के बाद 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण हुआ और 29 जनवरी 1528 को एक सामान्य संघर्ष के बाद चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। मेदिनी राय युद्ध में मारा गया और हजारों राजपूत कत्ल कर दिए गए। बाबर ने मालवा सुल्तान के एक वंशज अहमद शाह को करद सामंत बनाकर चंदेरी का शासक बना दिया। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मुगल साम्राज्य की अवनति और मराठाओं के उत्कर्ष के समय सिंधिया का ग्वालियर के इलाके पर अधिपत्य स्थापित होने पर चंदेरी भी ग्वालियर की रियासत में शामिल हो गया। इस तरह से चंदेरी का साड़ी उद्योग, वस्त्र उत्पादन और पर्यटन उत्पाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। फिर आते हैं हमारे महेश्वर की साड़ी उद्योग। इतिहास प्रसिद्ध महेश्वर साड़ी का उत्पादन आज से करीब
275 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। वर्षों तक ढाका की मलमल के साथ महेश्वर की साड़ी भी विश्व विख्यात रही है। मांग की कमी के कारण महेश्वर की साड़ी उद्योग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग मृत प्राय हो गई थी, जिसे होलकर राजवंश ने पुनर्जीवित किया है। इसे पुनः स्थापित करने के लिए सन 1915 में होलकर शासकों ने महेश्वर में बुनकर केंद्र स्थापना की। इसलिए यह माना जाता है कि आज का महेश्वरी साड़ी उद्योग होलकर राजवंश की देन है। होलकर घराने की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर ने साड़ी उद्योग के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने गुजरात से बुनकरों को महेश्वर में बुलाया और यहाँ बसने के में उनको सहयोग प्रदान किया। यह कहा जाता है कि इस उद्योग की स्थापना के पीछे धर्मार्थ प्रयोजन के लिए भारी मांग और राज परिवार की विशिष्ट मांग को पूरा करना था। इससे इस उद्योग को विकसित होने में सहायता मिली। यह उद्योग देवी अहिल्याबाई होलकर के संपन्न शासनकाल में न केवल समृद्ध हुआ, अपितु यहाँ की साड़ियों ने संपूर्ण देश में ख्याति प्राप्त की। महेश्वरी साड़ी अपनी महेश्वरी किनारी के लिए प्रख्यात है, क्योंकि इसे उलटकर भी पहना जा सकता है। यह किनार दोनों ओर से एक जैसी ही दिखाई देती है। फिर आते हैं महेश्वर साड़ी को बुनने वाले बुनकर पारंपरिक ज्यामिति डिजाइनों में बुनाई करते थे अहिल्याबाई के पश्चात भी इन बुनकरों ने अपने परंपरागत कार्य को जारी रखा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनके लिए कठिन समय आया और परिणाम स्वरूप ये बुनकर अपना परंपरागत काम जारी रखने में असमर्थ हो गए और बुनकरों को जो कुछ उपलब्ध था उसी से काम चलाना पड़ा। इसी कारण से महेश्वरी साड़ी धीरे धीरे से अपनी साख खोने लगी। होलकर राज परिवारों के श्रीमंत शिवाजीराव होलकर ने महेश्वर के बुनकरों की समस्या को समझा और उनके दर्द को महसूस किया। इन्होंने बुनकरों की मदद करने के उद्देश्य महेश्वर में गरीब जरूरतमंद महिलाओं को संगठित करके रेवा सोसाइटी का गठन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार की लघु और कुटीर उद्योग के विकास की नीति के अंतर्गत इन उद्योगों की प्राचीन ख्याति को पुनः स्थापित करने और विकसित करने में 2 सहकारी समितियों का गठन किया। प्रथम महेश्वर हस्त करघा बुनकर सहकारी संस्था, जिनकी स्थापना सन 1947 में हुई थी, और दूसरी थी मोमिन बुना करते थे, किंतु अब वे भी अन्य संस्थानों के बुनकरों की भांति सूत और रेशम के महीन कपड़े बुनने लगे थे। महेश्वर की साड़ी उद्योग में सन 1963 में 300 करघों पर सहकारी संस्थानों के अधीन कार्य किया जा रहा था। इस समय महेश्वर में 400 हिंदू बुनकर परिवार और लगभग 100 मोमिन बुनकर परिवार थे। इस समय में महेश्वर की साड़ी उद्योग फिर से विकास की ओर अग्रसर हुई। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का कारण इनमें नई जागृति उत्पन्न हुई। महेश्वर में सन 1955 में शासन द्वारा बुनकर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान समय में महेश्वर में लगभग 750 हस्तकरघा और 2250 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जिसका वार्षिक उत्पादन 15 करोड़ रुपए से अधिक है। महेश्वर में 3 प्रकार की साड़ियों का उत्पादन हो रहा है। सूती साड़ी, सूती रेशमी साड़ी। इसके उत्पादन के लिए 20 डेनियर का कच्चा रेशम, 80 नंबर का कॉटन यार्न और जरी की आवश्यकता होती है। सभी प्रकार के यार्न दक्षिण भारत से और जरी का आयात सूरत से किया जाता है। महेश्वरी साड़ी का विक्रय सामान्यतः खुदरा दुकानों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश निगम और मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम मेलों, एम्पोरियम और प्रदर्शनी के माध्यम से भी इन साड़ियों के विक्रय की व्यवस्था कर देते हैं। महेश्वरी साड़ी की किनारी सुंदर और मनमोहक होने से इनकी मेलों और प्रदर्शनियों में काफी मांग होती है। वर्तमान में महेश्वरी साड़ी की प्रचलित किनारे इस प्रकार की हैं। इसमें जरी पट्टे, फूल किनारे, जरी फूल, स्कर्ट, जरी पान किनार,
नीम, रेशमी, पान किनार आदि। अब महेश्वर की केवल साड़ियां ही नहीं बल्कि दुपट्टा, सलवार कमीज और ड्रेस मटेरियल की मांग भी संपूर्ण देश में है। महेश्वरी साड़ी का निर्यात चीन और जापान को भी किया जाता है। मध्य प्रदेश के अन्य वस्त्र उद्योग। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में साड़ी उद्योग चंबल संभाग, बुंदेलखंड, महाकौशल, रीवा, बघेलखंड, मालवा, उज्जैन, मंदसौर, इंदौर आदि भी पर्यटन में सहयोगी भूमिका निभाते आए हैं। उक्त चारों साड़ी उद्योग के साथ अन्य ने भी मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज यही कारण है कि इस सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन में ऐतिहासिक अनुप्रयोग में महत्व दिया गया है। इन साड़ियों के रंगों और डिजाइनों में रियासती विरासत का आ जाने भी महज एक अवसर था जिसमें इसे पहचान दी है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश साड़ी उद्योग के पतन के कारण। क्यों मध्य प्रदेश में साड़ी उद्योग का पतन हुआ? पहला, मध्य प्रदेश में साड़ी के पतन के निम्नलिखित कारण थे। प्रचार प्रसार एवं उत्पादन का अभाव, महिलाओं में जागरूकता की कमी, देश के बड़े साड़ी उद्योगों का पतन, सरकारी संरक्षण एवं राजाश्रय की कमी, स्थानीय स्तर पर कच्चे माल का अभाव, यातायात के साधनों में कमी, नवीन मशीनरी एवं कलपुर्जों का उपयोग कम या उपयोग नहीं था। धन का अभाव था। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा पैकेट जैसे उपकरणों की उपेक्षा, कुशल कारीगरों का अभाव, धातु एवं डीजल के आसमान छूते भाव, उचित बाजारों का अभाव और खरीदारी एवं कद्रदानों में कमी। इसके साथ हमारा जो यूनिट है यह कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अब हमारी 4th यूनिट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।